नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनो। सीएम शिवराज आज कई बैठकों में शिरकत करेंगे। सीएम दोपहर 3:30 बजे पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के बीच राशि का वितरण करेंगे। सीएम 250 करोड़ हितग्राहियों के बीच बांटेंगे और वहीं शाम 4 बजे सीएम मंडी अधिनियम के प्रावधानों को लेकर बैठक करेंगे और इस बैठक के बाद सीएम शिवराज शाम 5 बजे कोरोना महामारी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं 6 बजे स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की समीक्षा बैठक में सीएम शामिल होंगे। तो आज के कार्यक्रम तय हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कई सारी बैठकें करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के बीच राशि का वितरण करेंगे। सीएम 250 करोड़ हितग्राहियों के बीच बांटेंगे। वहीं शाम 4 बजे सीएम मंडी अधिनियम के प्रावधानों को लेकर भी बैठक करेंगे और साथ ही इस बैठक के बाद सीएम शिवराज शाम 5 बजे कोरोना महामारी के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और 6 बजे स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की समीक्षा बैठक में भी सीएम शामिल होंगे। तो इस तरीके से कई प्रमुख बैठकें जिनमें सीएम आज शामिल होंगे और खासतौर पर 6 बजे स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की समीक्षा बैठक में सीएम शामिल होंगे, जहां पर स्कूलों को लेकर आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में जो एडमिशन अप्रैल के टाइम पे हो जाते थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कई क्लासेस की परीक्षाएं नहीं हुई हैं और इसके चलते अब तय किया जाएगा कि आगे क्या किया जाना है। 6 बजे स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे सीएम। बड़ी खबर, अहम खबर, जहां आज सीएम के मुख्य कार्यक्रम तय हैं, जहां दोपहर 250 करोड़ हितग्राहियों के बीच सीएम राशि का वितरण करेंगे। पूर्व की कमलनाथ सरकार के कामकाज के शिवराज सरकार समीक्षा करेंगी और आखिरी 6 महीनों के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया है। आज मंत्री समूह की पहली बैठक 11 बजे होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बनी समिति में नरोत्तम मिश्रा, तुलसीराम सिलावट और कमल पटेल को शामिल किया गया है। तो सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समूह का गठन किया है और कल 11 बजे हमने पहली बैठक रखी है और इसमें माननीय सम्मानित मंत्रियों के साथ में बातचीत करके हम कल से अपने निर्णय कल से ही प्रारंभ करके और सरकार को भेजना प्रारंभ करेंगे। और क्या काम करेगा सर ये मंत्री समूह? एक तो राजस्व से होने वाली आय के संबंध में ये मंत्री समूह उससे बढ़ाने के लिए, प्राप्ति के लिए कहाँ व्यवधान आ गए, कहाँ है। और एक दूसरा विषय जो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल ने कह दिया कि सरकार अल्पमत में और किए जा रहे थे फैसले, ऐसे 6 महीनों के फैसले इस तरह के जो होंगे उनकी समीक्षा करें। और गुना से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। 55 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं और महाराष्ट्र से यूपी जा रहा था मजदूरों का परिवार। कंटेनर और यात्री बस में टक्कर हुई और इस टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। कैंट थाना इलाके की यह पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गुना से, जहां पर 55 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। महाराष्ट्र से यूपी जा रहा था मजदूरों का परिवार और इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। कंटेनर और यात्री बस में टक्कर हो गई और इस टक्कर में बड़ी संख्या में मजदूर जख्मी हुए हैं। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और 8 मजदूरों की मौत की जानकारी मिली है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, बहुत ही दुखद खबर है, हादसे में मजदूरों की मौत हुई है, पूरी जानकारी दें। तो शायद विकास को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 55 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र से यूपी ये मजदूरों का परिवार था, जा रहा था महाराष्ट्र से यूपी और इसी दौरान बीच रास्ते में गुना के पास कंटेनर और यात्री बस में भिड़ंत हो गई और इस टक्कर में 8 मजदूरों की मौत हो गई। कैंट थाना इलाके की यह पूरी घटना सामने आई है। गुना के कैंट इलाके में यात्री बस की भिड़ंत हो गई है और इसके चलते 8 लोगों की मौत हुई, 55 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
तो गुना से इस वक्त की बड़ी खबर है और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, बहुत ही दुखद हादसा, सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, पूरी जानकारी दें। जो 55 लोग जख्मी हैं वो कहाँ है इस वक्त और क्या हालत है उनकी? रीनू, बेहद इस दर्दनाक हादसे में बेहद गंभीर लापरवाहियां भी देखने को मिल रही हैं और काफी इस हादसे में अभी लगभग बताया जा रहा है कि 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इस पूरे हादसे में जैसा कि खबरें निकल कर आ रही हैं, जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया और उसके अनुसार ये पूरा जो मजदूर हैं, इन लोगों का मूवमेंट हो रहा था महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की तरफ और एक कंटेनर में भरकर मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा था, जिसके बाद में यहाँ पर ट्रक और बस के बीच में, कंटेनर और बस के बीच में अभी एक भीषण टक्कर हुई, जिसमें जो कंटेनर मजदूर सवार थे उन में से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल जो 55 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, उन सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बड़े स्तर पर उनको मेडिकल एड दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा, निश्चित रूप से काफी बड़ा हादसा, काफी दर्दनाक हादसा। लोग अपने घरों को लौटना चाह रहे थे, घर वापसी करना चाह रहे थे, लेकिन जब ऐसे हादसे देखने मिलते हैं तो निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक दृश्य है। जी बिल्कुल। विकास, लापरवाही किसकी थी, गलती किसकी थी? जो टक्कर हुई है, सीधी टक्कर जो आप बता रहे हैं, कारण क्या थे इस टक्कर के? रीनू, जैसे प्राइम ऑफिसर जो पता पड़ा है इस पूरे मामले में, गलती कंटेनर चालक जो था वो उसकी निकल कर आ रही है, क्योंकि कंटेनर चालक जो है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। आमने सामने जो भीषण इसकी भिड़ंत हुई है, क्योंकि एक चीज और इसमें रीनू लगातार निकल के सामने आ रही है कि जब लगातार ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, कोरोना संकट काल में जब लेबर लगातार, जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार जब जा रहे हैं, तो जो जिस वाहन में सवार होकर जाते हैं, कल भी एक गुना में ऐसा ही हादसा हुआ था, जब वाहन में सवार होकर जाते हैं तो वाहन चालक जो रहता है वो लगातार जो गाड़ियां चलाते हैं, तो नींद का झोंका आना, एक स्ट्रेस होना, वो चीज भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। तो इसी स्ट्रेस के चलते आमने सामने जो यहाँ पर भीषण भिड़ंत हुई, उसमें ये पूरा हादसा निकल कर आया। विकास, जो 55 मजदूर हैं वो कहाँ उनका इलाज हो रहा है और इनमें से कितनों की हालत अति गंभीर है? फिलहाल सभी मजदूरों के हालात स्थिर बने हुए हैं रीनू, और इन सभी का जो इलाज है वो जिला अस्पताल में चल रहा है। 7 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, चूंकि एक कंटेनर में ही लगभग 62 से 65 मजदूर भरे हुए थे, तो आप मान सकते हैं इसकी क्षमता इतनी थी नहीं। क्षमता उस कंटेनर की मुश्किल से 20 से 25 लोगों की थी, लेकिन उस कंटेनर में लगभग 60 से 62 लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया था। तो आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा हादसे में जब दम घुटने से भी कई लोगों की मौत की बात सामने निकल कर आ रही है इस पूरे मामले में। और एक व्यक्ति को रास्ते में ले जाते हुए जब अस्पताल ले जा रहे थे तब उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो कुल मिलाकर अभी तक 8 मजदूर इसमें पूरे हादसे में खत्म हो चुके हैं और घायलों का इलाज जारी है, लेकिन कुछ ऐसे भी घायल हैं जिनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। बाकी सभी लोग यहाँ पर स्टेबलाइज हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है विकास, जो आप बता रहे हैं कि जो कंटेनर है उसमें जो मजदूरों का परिवार है, करीब 60 से ज्यादा की संख्या में लोग सवार थे। और यात्री बस, क्या यात्री बस में भी कुछ यात्री सवार थे या बस खाली थी? ये जो बस बताई जा रही है राजस्थान का रजिस्ट्रेशन है इस बस का, राजस्थान की तरफ से आ रही थी, लेकिन बस पूरी तरीके से खाली थी। एक अच्छी बात ये भी है ना, अगर बस में भी यात्री सवार होती है, मजदूर वर्ग कोई सवार होता, तो निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि हादसे की में मृतकों की संख्या या घायलों की संख्या की तादाद भी और बढ़ सकती थी। जी, करीब किस वक्त ये हादसा हुआ विकास? रीनू, ये कैंट थाना क्षेत्र के बाईपास का मामला है। रात को लगभग 2 से 3 बजे के बीच में ये हादसा देखने को मिला, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस, एम्बुलेंस, 108 की टीम, डायल 100 सभी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल पर खुद तरुण नायक जो गुना के एसपी हैं वो मौजूद रहे, लेकिन इस पूरे रेस्क्यू के बाद में जो एक आपाधापी मची, तो काफी चीख पुकार, काफी महिलाओं के पांव में फ्रैक्चर देखे गए, कई ऐसी चीजें देखी गई, जिसके बाद में लोगों को भर्ती कराया गया। लेकिन देर रात इस घटनाक्रम के बाद में अब पुलिस भी कुछ स्तर पर मुस्तैद हो गई, क्योंकि लगातार जो मूवमेंट चल रहा है, लगातार मजदूरों का जो मूवमेंट चल रहा है, उसको लेकर भी अब यहाँ पर एहतियात बरती जाएगी। विकास, एक चीज और है, जैसा आप बता रहे हैं कंटेनर में बड़ी संख्या में मजदूर जा रहे थे, उनका पूरा परिवार था इसमें, लेकिन जब सरकार की तरफ से बसें चलाई जा रही हैं, सरकार की तरफ से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, सभी को लाया जा रहा है, तो उस दौरान इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है अब, और ये क्यों इतना ऐसी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर सड़क हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, बड़ी संख्या में, क्षमता से अधिक मात्रा में संख्या में लोग जा रहे हैं गाड़ियों में भर भर के, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको?
देखिए रेनू, कोरोना में जो लॉकडाउन है लगातार चल रहा है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 4th स्टेज का लॉकडाउन उसकी घोषणा भी की गई है, लेकिन उसके साथ ही मजदूर लगातार इसलिए भी अपने घर वापसी करना चाह रहे हैं कि भविष्य का कोई अभी ऐसा कुछ तय नहीं है कि अब आगे कब कितने समय तक कोरोना का संकट गहराने वाला है, क्या उसकी स्टेज रहेगी। तो इन पूरे मामलों को देखते हुए मजदूर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, मजदूर पैदल चल रहे हैं, मजदूर गाड़ियों भर भर कर आ रहे हैं। भले ही सरकार अपने स्तर से ट्रेन चला रही हो, बसें चला रही हो, लेकिन अपने घर, अपने वतन वापसी लौटने की जो जद्दोजहद है वो यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। मजदूर उस चीज से बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रहे हैं। उनके पूरे परिवार, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है। हमें अपने घर पहुंचना है, एक ही मोटो, एक ही बात, हमें अपने घर पहुंचना है। उसी को लेकर ये जो लगातार बड़े बड़े मूवमेंट देखे जा रहे हैं, बसों में अवैध रूप से जैसे तैसे भरकर अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और ऐसा नहीं है विकास की जब इनको वाहन कोई मिलता है तो उनको फ्री में लेकर जाते हैं, उनसे अच्छी खासी रकम भी वसूलते हैं। एक व्यक्ति के 1,000 रुपए तक किराया ले लेते हैं घर पहुंचाने के एवज में। अब अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो भी, आप तो ज्यादा ग्राउंड में है तो आपको ज्यादा जानकारी होगी, कई मजदूर तो ऐसे भी जिनका ये कहना है कि वो तो निकल पड़े थे अपने सफर को, बीच में ऐलान हुआ, उनको तो जानकारी तक नहीं कि बसें चलाई भी जा रही हैं, ट्रेनें चलाई भी जा रही हैं, वो तो पैदल ही जा रहे हैं। बिल्कुल रेनू, ग्राउंड रिपोर्ट्स जो बताती हैं, जब हम रिपोर्टर्स भी जब काम करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को चेक करते हैं, तभी बातें सामने अक्सर निकल कर आती हैं कि कई मजदूर, जैसा कि आप बताया, 1,000 रुपए तक, कई मजदूर ऐसे भी 2,500 से लेकर 3,000 तक की वसूली की जाती है। तो कोरोना का जो संकट है, कोरोना महामारी किसी के लिए परेशानी का सबब है तो किसी के लिए अवसर बन के निकला है। लोग इस अवसर को नहीं कमाना चाहते, लोग पैसा कमाना चाहते हैं। ट्रक ड्राइवर्स, कंटेनर चालक, कैप्सूल चालक, जैसे भी हो, वो किसी न किसी तरीके से इन मजदूरों का फायदा उठाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से इन मजदूरों ने जो 2 पैसे जुटाए थे, ये 2 पैसे जुटा रखे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उन पैसों को भी लेने से लोग नहीं परहेज कर रहे हैं, जबकि इस मौके पर मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, इस मौके पर मदद करनी चाहिए, ना कि इसे अवसर के तौर पर पैसा कमाने का एक जरिया समझना चाहिए। शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर सरकार को अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और जनता से सुझाव मिले हैं। सरकार ने सुझाव मांगे थे और इस दौरान फीवर क्लिनिक खोलने का सुझाव मिला है। इसके अलावा रेड जोन वाले कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर कामकाज शुरू करने का भी सुझाव मिला है। लोगों ने ऑड इवन के आधार पर गाड़ियों के परिचालन में छूट देने की मांग की है। सरकार इन सुझावों की रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। जनप्रतिनिधियों के आज आए थे, सुबह अधिकांश जिलों में बात हुई। उनका कहना है कि रेड जोन जो है उनमें भी जो एरिया, कंटेनमेंट एरिया है, उनको बफर करके वहीं तक रखें, बाकी सारा शहर खोलना चाहिए। जैसे भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में किसी एक निश्चित स्थान से ज़्यादा केस जहाँ से आ रहे हैं, उन स्थानों पर पूरी चिंता करें, सुरक्षा करें, आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं, लेकिन बाकी शहर को खोलें। जो सुझाव लगभग आम राय से आया था, वैसा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, वो प्रधानमंत्री जी को देंगे। एक सुझाव ये भी था कि फीवर क्लिनिक खोल दिए जाए। अभिप्राय इसका ये है कि हम जो जा किया खोद के जांच करते हैं, ढूंढते हैं, लोगों को भी पता हो कि ये फीवर क्लिनिक है और उनको अंदर अगर जुकाम खांसी जैसे कोई सिम्टम उनको स्वयं को भी महसूस होते हैं, भले हमारी टीम न पहुंची हो तो वो पहुंच जाए। अभी समानांतर दोनों चीजें हम बढ़ाना चाहते हैं कि वो स्वयं भी आ जाए। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीसी की और आर्थिक पैकेज की जानकारी दी। कल हुए पीसी में सरकार ने गरीबों, एमएसएमई को मजबूती देने के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। तो कल इकोनॉमी की सुपर बूस्टर और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
इकोनॉमी को लेकर किस तरीके से बढ़ाया जाना है और जो आर्थिक मजबूती के लिए कदम उठाए जाने इसकी जानकारी दी गई है और साथ ही किस तरीके से पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद इस पर कार्य करना है, इसकी रूपरेखा तैयार है। आर्थिक पैकेज की जानकारी दी गई है और एमएसएमई को मजबूती देने के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है और संकट में अवसर देख रहा है और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से आर्थिक पैकेज की घोषणा का सीएम शिवराज ने स्वागत किया है। जो एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत की घोषणा की गई है माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा, वो सचमुच में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रोड मैप है और मुझे पूरा विश्वास है एमएसएमई सेक्टर को जो समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो आर्थिक पैकेज दिया है, उससे एमएसएमई नए सिरे से खड़े हो जाएंगे। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इसके कारण रोजगार के अवसर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकल को वोकल बनाना है, इससे लोकल को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, हम स्वावलंबन की तरफ बढ़ेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक क्रांति है ये पैकेज। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।